नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों, थ्योरी एक मैप की तरह होती है जो सिर्फ रास्ता दिखाती है, पर असली सफर तब शुरू होता है जब आप उस रास्ते पर खुद चलने लगते हो। मोबाइल रिपेयरिंग भी कुछ ऐसा ही है। जब तक खुद ट्रबल शूटिंग नहीं करोगे तब तक असली चैलेंजेस का एहसास नहीं होगा। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे पास है Oppo A5s डेड फोन और इसको रिपेयर करते वक्त जो एक्सपीरियंस मिला वो एक अलग लेवल का था। सोचिए, एक डेड फोन में 2 घंटे ट्रेसिंग करने के बाद जब फाइनल रिजल्ट डीसी मशीन पे सामने आता है तब या तो खुशी मिलती है या फिर दिल टूट जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा ओवरलुक आपका पूरा टाइम वेस्ट कर सकता है। और मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। आज मैं इस Oppo A5s डेड फोन को रिपेयर करने वाला हूं और गारंटी है कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद YouTube में खोल के बताया गया हो। और दोस्तों, आपसे मेरे चैनल पर डेड फोन रिपेयरिंग की वीडियोस और भी ज्यादा डीपली आने वाली, ताकि आप रियल ट्रबल शूटिंग का असली मजा ले सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस फोन को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डेड फोन के कोर्स करना चाहते हो तो बेशक आप मेरे एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो। उसमें डेड फोन नेटवर्क सेक्शन, 4G 5G की सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्स है जो आपको चाहिए। तो आप जाओ एप्लीकेशन में, मेरे वेबसाइट भी है उसमें भी जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो एप्लीकेशन का नाम, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे देखना है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जान भी सकते हो कि कोर्स में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या नहीं। आउट ऑफ कंट्री है, मतलब आप बाहर से है, तब भी आप इस कोर्स को ले सकते हो। उसका प्रोसेस क्या होगा, आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके जान। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास Oppo A5s का फ़ोन है जिसमें फोल्डर नहीं है और इसका बैक साइड में और जैसे कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो फ़ोन है एक दुकानदार भाई ने मुझे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों A5s, Realme C2 और Realme की जो भी जितनी सारी MTK फ़ोन है, ठीक है, MTK चिपसेट वाला, उसमें जो तरीका होगा रिपेयरिंग की सेम होगी। मतलब जो CPU लेवल की काम होता है, जो प्रोग्रामिंग लेवल का काम होता है, वो सेम टू सेम होती है। तो इस फ़ोन को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ़ोन डेड किस वजह से हुआ है, इसका प्रॉब्लम किस जगह पे है, हमें ट्रेसिंग किस जगह से शुरू करना है। ठीक है, तो डेड फ़ोन में ट्रेसिंग बहुत तरीके से होता है। सबसे पहले चार्जर लगाकर देखा जाता है कि रीडिंग क्या है। तो मैं चार्जर लगाया और अभी देखते हैं कि कितना ये रीडिंग लेता है। तो देखिए 0.428, 38, तो कभी कभार 0.500 भी चला जाए, 600 भी चला जाए, तो भी हम यहाँ पर डेड कंडीशन मानेंगे। क्योंकि डेड कंडीशन में ना, देखिए बहुत तरीके से डेड होता है। ये एक फेक चार्जिंग की कंडीशन है, मतलब कि चार्जिंग सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं है। ठीक है, चार्जिंग सर्किट बिल्कुल ओके है, बस CPU से ये रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। इस कंडीशन में हम इसको ऐसा ही मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं डीसी मशीन से बूट केबल लगा के। तो मैं यहाँ पर बूट केबल लगा लिया है और अभी चलिए इसको ऑन करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने पावर की ट्रिगर की, आप शायद देखा कि यहाँ पर जो बूटिंग ली है, एम्पियर कंज्यूम की है, वो एक नॉर्मल फ़ोन की तरह लेकर 226, 28, मतलब कि 30-40 के आसपास, 230-40 के आसपास जाके फिर जीरो हो जाता है। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है बहुत बार हमें CPU से देखने को मिलती है, मतलब कि CPU शॉर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, MTK फ़ोन में, जिसमें MT67, 62, 65 और हमारा 69B, ये जो CPU लगा हुआ रहता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, कौन सा वोल्टेज लाइन शॉर्ट होती है? 1.8 वोल्ट वाला BIO। तो देखिए BIO 1.8 वोल्ट जो है वो मैं टेस्ट करने के लिए यहाँ पर इस फ़ोन में LCD कनेक्टर पे चेक करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फ़ोन में सील्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो हम ना तो पावर सेक्शन को उड़ा सकते हैं और ना ही पीछे आगे पीछे देख सकते हैं। तो सबसे आसान होता है LCD कनेक्टर पे देख लो। तो LCD कनेक्टर पे देखने के लिए आपको चाहिए होगा इसका बीट मैप या फिर उसका स्कीमेटिक डायग्राम या फिर हार्डवेयर सोल्यूशन। हार्डवेयर सोल्यूशन पे जाके LCD जो PDF होता है उसको ओपन कर लो, उसमें BIO 1.8 वोल्ट दिख जाएगा कि कितने नंबर पिन में है। फिर आप उसको आसानी से देख लोगे GR वैल्यू से या फिर बीप वैल्यू, मतलब बीप रीडिंग से, शॉर्ट है कि नहीं। अगर शॉर्ट होगा कंडीशन बनेगी CPU शॉर्ट, MMC शॉर्ट, कि अदर्स किसी और जगह से शॉर्ट। तो दोस्तों, हर बार ये नहीं कि CPU ही शॉर्ट होता है और हर बार ये नहीं कि पावर IC शॉर्ट होता है, कोई और सेक्शन भी शॉर्ट होता है। कुछ भी हो सकता है, किसी जगह से भी कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह शॉर्ट हो सकती है। और अगर आप डायरेक्ट CPU में काम करोगे तो हो सकता है ये काम आपका फेल हो जाए।
क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करोगे या फिर सीपीयू निकालोगे तब भी अगर शॉर्ट देखने को मिले तो एमएमसी उठाओगे तब भी शॉर्ट देखने को मिले तो क्या करोगे, पावर आईसी निकालोगे। फिर भी शॉर्ट देखने को मिले तो आगे ट्रेसिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हमें कितने आगे काम करने की ज़रूरत होता है। तो साथ में मैं यहाँ पर बोर्नियो को भी खोल लूँगा और हार्डवेयर सोल्यूशन में ही देखूंगा, क्योंकि हार्डवेयर सोल्यूशन एलसीडी जो हमारा पीडीएफ होता है उसमें ही देखने को मिल जाता है। तो देखिए यह है ओप्पो A5s की एलसीडी पीडीएफ हार्डवेयर सोल्यूशन में। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर लेग जो है पिन है उसमें 1.8 वोल्ट कनेक्ट हो रहा है, मतलब बीआईओ वोल्टेज। तो अगर शॉर्ट होगा तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 1 2 3 4 5। देखिए 0.006 आ रहा है, मतलब कि इसमें 00 वैल्यू आ रही है, मतलब कंप्लीट शॉर्ट है। डायोड वैल्यू में चाहे आपने रीडिंग लिया है चाहे आपने बिग वैल्यू में लिया है, शॉर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये शॉर्ट है, ठीक। तो हमारा यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इस तरह की शॉर्ट में अगर एलडीओ, ये एलडीओ लाइन है, ठीक है दोस्तों, ये एलडीओ लाइन शॉर्ट होता है एमटी के फ़ोन में जिसमें एमटी के सीपीयू लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ सीपीयू को। ऐसा क्यों? देखिए मैंने बहुत सारे फ़ोन देखा है सीपीयू शॉर्ट हो जाता है। तो देखते फर्स्ट स्टेप कि सीपीयू को निकालो, क्योंकि बाकी जगह सील्ड कटने से पहले अगर सीपीयू निकाल के हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मतलब जीआर वैल्यू नॉर्मल हो जाती है, तो हमें सीपीयू को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सीपीयू निकालने से ठीक नहीं होता तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो पेशेंस के साथ करो, क्योंकि हो सकता है आपके फ़ोन में सीपीयू निकालने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ठीक है ना। तो आपको पेस्टेड आईसी तो पता है आपको भाई, पेस्टेड आईसी को निकालना लगाना। तो चलिए सीपीयू को निकालते हैं पहले। तो दोस्तों इस सीपीयू का वर्जन को याद करके रखो, क्योंकि आगे चल के ये बहुत काम आएगा, ठीक है। ये जो वर्जन है सीपीयू का, इससे आपको बहुत बड़ी चीज़ें मालूम पड़ेगी। शायद आपको पहले से पता होगा या फिर नहीं, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं सीपीयू को सबसे पहले निकाल लेता हूँ। साइड से थोड़ा सा काटिंग करना पड़ेगा सील्ड को, तो अच्छे से काट करके मैं सीपीयू को निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पेस्टेड जो सीपीयू होता है मैं 250 से इसका ग्लू कट करता हूँ और यार रखता हूँ 65, ठीक है, ग्लू कटिंग के टाइम। और मैं जब सीपीयू को निकालता हूँ तो अलग अलग फ़ोन अलग अलग हीट होता है। जैसे सैमसंग कुछ फ़ोन में मैंने देखा कि उसमें आपको 390-80 इतना तक हीट देना होता है और 70-80 तक एयर देना पड़ता है। तो मैंने भी ऐसा करके कुछ फ़ोनों में निकाला है और वीवो फ़ोन में भी कुछ इस तरह निकालना पड़ता है। लेकिन एमआई, ओप्पो, रियलमी इन फ़ोनों में क्या होता है कि आप 350 या 60 के आसपास ये निकल जाता है और एयर जो है वो आपको रखना होता है 50 टू 70 के आसपास, ठीक है। इतने आसपास रखोगे तो निकल जाता है। मेरे केस में मेरे पास जो है ना सोगन का 202 एसएमडी मशीन है, उससे मैं निकालता हूँ। तो ये रहा हमारा शॉर्ट सीपीयू, ठीक है। तो इस सीपीयू को चेक क्या ही करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़ोन में देखा है कि सीपीयू तो शॉर्ट होता है, कोई एक बॉल या दो बॉल शॉर्ट हो जाती है। तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों जैसे कि एपीसी लाइन में होता है, एप्लीकेशन लाइन, जो एप्लीकेशन कोर की लाइन जो होती है सीपीयू में, क्वालकॉम सीपीयू में, उसमें देखने को मिलता है कि वो लाइन शॉर्ट है और जैसे हम उसको रिवॉल्व करके लगाते हैं वो शॉर्ट नॉर्मल हो जाता है। 00 पहले रहता है और जैसे निकालते हैं उसको लगाते रिवॉल्व करके सही हो जाती है। ये जो फ़ोन है ओप्पो A5s, इसमें ऐसा नहीं होगा, मतलब इसमें 1.8 वोल्ट जो शॉर्ट है वो सीपीयू से परमानेंटली शॉर्ट हो चुका है, वो ठीक होने वाला नहीं है। बाकी और किसी जगह का शॉर्ट होता तो देख लेते एक बार रिवॉल्व करके लगा के, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कभी ऐसा ठीक किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। तो मैं एक सीपीयू ले लेता हूँ और सीपीयू को लगा के आगे देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक सीपीयू लिया है और ये जो सीपीयू है मैंने फ़ोन से मैंने निकाल के लिया है, ठीक है। तो देखिए ये रिवॉल्व किया हुआ सीपीयू है, तो इसको ही मैं लगाऊंगा। तो पहले क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, क्लीन करने के बाद रिवॉल्व करते फिर लगाते इसको।
तो आप नोटिस करो कि ये जो मैंने सीपीयू लगाया, इसका सीपीयू की वर्जन है, और इसमें देखिए ये जो सीपीयू है हमारा WV का, और जो पहले वाला सीपीयू था CB का, ठीक है, और AMAH है, और पहले वाला जो सीपीयू था AMHH था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान पे रखो, आगे इसका खुलासा होने वाला है। तो सीपीयू लगाना हो चुका है, अब मैं इसको कूल कर रहा हूँ ताकि मैं चेक करूँ डीसी मशीन से कि ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों 0.058 पे ये स्टॉक है, मतलब स्टॉक क्या, जब तक मैं पावर की दबा के रख रहा हूँ तब तक ये स्टॉक है, और जब छोड़ दे रहा हूँ ये ज़ीरो हो जा रहा है। तो कभी कभार जो बूट केबल से फ़ोन नहीं होता है ऑन होता है, लेकिन अगर फ़ोन ओके रहता है तो ऑन हो जाता है, लेकिन डेड रहता है तो ऑन नहीं होता। तो इस केस में हमें देखना पड़ता है पोर्ट, ठीक है, कि ऑटो पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर ऑटो पोर्ट बनाएगा तब तो हमें एमएमसी को देखना पड़ेगा, फिर आगे हम काम करेंगे अगर नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ऑटो पोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता है। तो देखिए जैसे मैंने कनेक्ट किया, मीडियाटेक की यूएसबी पोर्ट बना दिया है। तो दोस्तों इस केस में क्या कह सकते हैं कि हमारा फ़ोन का एमएमसी जो है वो ड्राई हो चुका है, या फिर वो ख़राब हो चुका है, या फिर कुछ भी हो सकता है, बैड हेल्थ हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। तो देखते हैं, और ट्रैक मिसिंग भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, हम एमएमसी को अभी निकालेंगे और फिर इसको चेक करके देखेंगे। तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर दूंगा और एमएमसी को निकाल के उसको रिवॉल्व करके फिर मैं जो EasyJet बॉक्स से टेस्ट करूंगा उसका सीन आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए पेस्टेड जो फ़ोन की एमएमसी होती है उसको हमें रिवॉल्व करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। कभी कभार रिवॉल्व ना करे तो चलता है, लेकिन अगर वो ड्राई हो जाता है ना तो रिवॉल्व करके उसको फिर EasyJet से कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप रिवॉल्व नहीं करोगे तो हो सकता है आप ऐसा भी सोचने लग जाओ कि भाई हमारा एमएमसी खराब हो चुका है, कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको रिवॉल्व करके लगाना होगा। अगर पहले चेक कर लो कि उसको ग्लू कार्ड करने के बाद, क्लीन करने के बाद कनेक्ट होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो रिवॉल्व करके फिर चेक करो, फिर भी कनेक्ट नहीं होता है तब तो एमएमसी खराब हो चुका है, ठीक है। तो देखिए एमएमसी को मैंने लगा लिया है EasyJet बॉक्स में रिवॉल्व करके, और इस जगह पे आप देख सकते हो वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी वेट, MLC SLC मैक्सिमम हो चुका है लाइफ टाइम, ठीक है। और हमारा यहाँ पर नॉर्मल है, प्रे EOL इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है, अर्जेंट नहीं है, ठीक है ना। और हमारा पार्टीशन वगैरह भी यहाँ पर देखिए सब कुछ आ रहा है। तो पार्टीशन अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम इसका सिक्योरिटी का बैकअप ले सकते हैं और डंप का बैकअप भी ले सकते हैं। तो इस केस में आप समझ जाओ कि पार्टीशन शो होगा ही होगा और हमें बैकअप मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले आप सिक्योरिटी का बैकअप ले लो, क्योंकि देखिए डंप बैकअप लेने से ही होता है, ना लो तो भी चलेगी, क्योंकि हमारा जो स्कैटर फाइल होता है, फर्मवेयर फाइल, उससे हो जाता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे फ़ोन देखा है जिसमें एमएमसी खराब था, ठीक है, बैड हेल्थ उसका प्रॉब्लम था, और जैसे ही मैंने फर्स्ट उसका डंप लेने की कोशिश की तो उस टाइम मतलब ISP से मैंने ऐसा किया है, उस टाइम एमएमसी खराब हो जाता था और फिर हमें सिक्योरिटी का बैकअप नहीं मिलती थी, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर EasyJet बॉक्स की न्यू टूल है, इसको मैंने ओपन किया और इसका आप देख सकते हैं कनेक्ट वगैरह करके मैं सिक्योरिटी को बैकअप कर ले रहा हूँ। दोस्तों इससे ये फ़ायदा होता है इस टूल से कि सिक्योरिटी जो है ना, क्वालकॉम की फ़ोन अलग होती है, मीडियाटेक का अलग होता है, एक्साइनोस की अलग होती है, SPD का अलग होता है। तो इनका जो है ना सिक्योरिटी जो होगी, पार्टीशन जो होगा, वो क्या होता है कि हमें यहाँ पर इस टूल में पिंक कलर से देखने को मिल जाता है, और ये बता भी देता है, मतलब पिंक कलर करके रख देता है कि ये है इसका सिक्योरिटी फाइल, आप इनको बैकअप ले लो, ठीक है, या फिर राइट करो, बैकअप लो या राइट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर इनका बैकअप ले लूँगा सबसे पहले, फिर जाके मैं क्या करूँगा, डंप लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो डंप अगर डायरेक्ट ले लोगे 1 GB का या 512 MB का तो भी सिक्योरिटी उसमें आ जाता है। तो फिर भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी बैकअप, ठीक है। रीड करते हैं और मैं यहाँ पर जो अपना दिस PC में जाके D ड्राइव में उसका फोल्डर बना लेता हूँ और बना के उसमें रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा रीडिंग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। देखिए ऑल डन, मतलब सारे के सारे फाइल जो है बैकअप हो चुका है, मतलब एक तरीके से कॉपी मान लो। फिर हम ऑल टूल को रन करते हैं और ऑल टूल में जाके क्या करेंगे, डंप बैकअप लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों एक चीज़, ये जो हमारा नया टूल है इससे भी डंप ले सकते हैं बैकअप, उसका भी तरीका मुझे पता है कैसे लेना है।
तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक एमएमसी कर लिया। चेक एमएमसी करने के बाद फिर मैं जाके डंप इसका रीड कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पर यह देख रहा हूँ कि ये जो सैमसंग की एमएमसी है और ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप 32 GB का ये एमएमसी है, ठीक है। तो इसको हम EMCP कहेंगे, ठीक है, लेकिन आदत बन जाता है एमएमसी कहना, तो चलिए एमएमसी कहते हैं। और 32 GB का है तो 32 GB का एमएमसी का आप बैकअप ले सकते हो, डंप ले सकते हो 1 GB, ठीक है, इतना चल जाएगी। तो 1 GB ले सकते हो, 512 MB का ले सकते हो डंप। चलिए मैं 512 MB का ही लेता हूँ, लेकिन 1 GB और 512 MB जो है आप लोगे तो उसमें सिक्योरिटी सारा फाइल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आना है प्रीसेट में और यहाँ पर सिलेक्ट करना है 512 MB और हमारा रोम 1 मेन यूज़र डाटा होता है, तो इसको ही हम यहाँ पर रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए रीड हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इसका लोकेशन देना होता है, फाइल लोकेशन। तो मैं इस फोल्डर में रख ले रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पर ये हमारा रीड हो रहा है। चलिए ये हमारा डन हो चुका है रोम 1 और रोम 2 रोम 3 इसका जो साइज होती है 4 MB का होता है। तो 4 MB करके इन दोनों को भी मैं रीड कर लेता हूँ। एक ही फोल्डर में रखना है दोस्तों, सेम फोल्डर में। जब आप राइट करोगे ना तो एक फोल्डर को मतलब रोम 1 को सिलेक्ट करोगे तो सारे के सारे सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑल डन हो चुका है, ठीक है। तो अभी चलते हैं एडवांस्ड पे और यहाँ पर जाके मैं फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट कर लेता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ कि हमारा यहाँ पर जीपीटी पार्टीशन अभी शो करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ कि सैमसंग लिखा है ना, तो सैमसंग की एमएमसी में देखते हैं कि फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट करने से कुछ रहता है या फिर उड़ जाता है या कौन सा सेक्शन उड़ता है, वो देख लेता हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पर जीपीटी जो हमारा पार्टीशन है वो है। तो अभी यूनिवर्सल फैक्टोरी फॉर्मेट करते हैं और फिर देखते हैं। तो हमें यूनिवर्सल फैक्टोरी फॉर्मेट इसीलिए करना है कि हम जब इसका बेड हेल्थ रिपेयर करेंगे तो आसान हो, ठीक है, कोई एरर वगैरह ना दे। तो देखिए स्कैनिंग सॉफ्ट पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड बता रहा है, पार्टीशन टेबल जो है वो नहीं है इसमें। चलिए हमारा यहाँ पर हो गई काम। तो चाहो तो आप रोम 1 रोम 2 रोम 3 एक एक करके इसका इरेज कर सकते हो, जैसे कि इरेज एमएमसी लिखा है ना, कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम इजी डिटेक्ट प्लस टूल जो है उसको ओपन करते हैं और उसमें जाके हम इसका आरपीएम भी क्लीन करते हैं और बेड हेल्थ को रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो मैंने ओपन कर लिया इसको। अभी चलिए डिटेक्ट करते हैं। एमएमसी में जाके इसको डिटेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले ये देख लेना कि आप इसमें कभी आईएसपी किए थे कि नहीं। अगर आईएसपी किए थे तो ये जो पिन आउट मोड पे आईएसपी से हटा के ई सॉकेट कर दो, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने डिटेक्ट कर लिया, ये डिटेक्ट हो चुका है। अभी चलिए एडवांस पे जाएंगे और फिर इसके बाद इसका डंप लेंगे और एमएमसी एफडब्ल्यू फिर अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू कर देंगे, हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डंप पे क्लिक किया और फिर मैं यहाँ पर एक फोल्डर में मतलब इसमें ही रख लेता हूँ, इसमें हो जाएगा काम। तो ये मैं हमारा डंप रेडी हो रहा है, ठीक है, डंप एमएमसी एफडब्ल्यू हो रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा डंप लेना हो चुका है। अब चलिए अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू करेंगे, ठीक है। तो डिटेक्ट मैंने फिर से कर लिया और फिर अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू करते हैं। एडवांस मोड पे क्लिक करना है, ओवरराइट फॉर्मवेयर पे क्लिक करना है और जो हमारा अभी डंप हमने लिया है उस पर उसको ले लेता हूँ। देखिए लेते ही यहाँ पर हमारा सीआईडी वगैरह सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अभी चलिए इसमें कंफर्म करते हैं और अभी ये राइट एफएफयू बता रहा है। चलिए करते हैं इसको क्लिक और हो जा रहा है हमारे यहाँ पर आरपीएम भी क्लीन। तो दोस्तों ये जो आरपीएम भी क्लीन प्रोसेस है ना, अगर आप क्वालकॉम फोन में लगाना चाह रहे हो तो उसमें कर सकते हो, लेकिन आपको पहले आपको ये समझना होगा कि क्वालकॉम फ़ोन में आरपीएम भी क्लीन करने से वो फ़ोन फिर से ऑन नहीं होता है। वो उसका काउंटर अगर आप 0 कर दोगे ना, क्लीन कर दोगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगी। उसका प्रोसेस जो है अलग होती है, उसको समझना पड़ता है। मीडियाटेक में क्या होता है कि आरपीएम भी क्लीन करो चाहे ना करो, दूसरे फ़ोन से लगा रहे हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, काउंटर जितने भी हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वालकॉम में ये इफेक्ट टलता है, मतलब डेड हो जाता है फ़ोन, ठीक है, क्योंकि हमारा सीपीयू और एमएमसी एक चाबी और ताला की तरह होता है। अगर वो चाबी ताला नहीं मिलेगी तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो बैड हेल्थ होगा तो रिपेयर डायरेक्ट मत करना। पहले आपको समझना होगा कि क्वालकॉम के फ़ोन में बैड हेल्थ करे तो किस तरह करे, उसका प्रोसेस कैसा होता है। देखिए क्वालकॉम फ़ोन में अगर सैमसंग एमएमसी लगा है तो देखिए मैं फिर से ओल्ड टूल को खोल लिया है और अभी इसका हम देखते हैं कि ये जो हमारा बैड हेल्थ था ये सही हुआ कि नहीं हुआ।
तो गेट फर्मवेयर वर्जन जो है ना, इससे मैंने टिक क्यों हटा दिया, क्योंकि ये जो इसका फर्मवेयर वर्जन है उसको ढूंढने में टाइम लगा देता है। तो भाई क्या ही करें, उसको अनटिक करके हम इसको देखते हैं, ठीक है ना, चेक एमएमसी करेंगे। रेड सॉफ्ट पार्टीशन इसको भी अनटिक कर दो जब आपने इसका आरपीएम भी क्लीन किया है तो। लेकिन रेड सॉफ्ट पार्टीशन इसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है, हो जाता है, लेकिन गेट फर्मवेयर वर्जन में टाइम लग जाता है। चलिए देखते हैं अभी स्मार्ट रिपोर्ट में जाके। तो देखिए अगर बैड हेल्थ अभी भी रहता तो यहाँ पर बता देता, लेकिन नहीं बताया। तो अब यहाँ पर देखिए 0% और 10%, 0 to 10%, ठीक है, ये लाइफ टाइम हो चुका है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डंप को राइट करते हैं। तो राइट ऑल एमएमसी रीजन्स टू वंस पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले रोम 1 पे क्लिक करके इसका जो फोल्डर बनाया हमने OPA5S का, उससे हम रोम 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे मतलब ओपन करेंगे, सारे के सारे फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। बूट कॉन्फ़िगरेशन, तो एक चीज़ ध्यान रखना इसमें दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर बूट कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन जो है ना उसमें 0x00 बता रहा है। तो जैसे हमने प्लस टूल से उसका जो है आरपीएम भी क्लीन की थी, तो लास्ट में कुछ रेड कलर लिख के आया था कि यहाँ पर पार्टीशन जो है वो आपको राइट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अभी ये 0x00 है। तो जैसे ही हमने जो डंप लिया है उसको जैसे ही हमने राइट किया, मतलब इसमें सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो देखिए रोम 1, रोम 2, रोम 3, GPU 1 और सबसे नीचे देखिए बूट कॉन्फ़िग लिख के एक फाइल है। तो ये exdcst है, ठीक है दोस्तों। ये जो फाइल है ये पार्टीशन को राइट कर देगा। सबसे पहले इसको ही राइट करेगा, फिर सारे फाइल को राइट करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये राइट नहीं होता है तो आपको मस्ट इम्पोर्टेंट इसको ध्यान रखना, अगर आपके पास डंप नहीं है तो आपको राइट करना होगा। कैसे, एमएमसी कॉन्फ़िग लिख के जो आ रहा है ना एडवांस्ड के पहले, उसमें आके आप मीडियाटेक में लगाना चाह रहे तो मीडियाटेक की MTK या फिर जो लिखा है 1 2 ऐसे लिखा है तो उसको राइट कर दो, ठीक है। 0x48 होना चाहिए बस। तो मैं यहाँ पर राइट ऑल रोम्स पे क्लिक कर दिया और ये सारा कुछ अभी राइट हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन ही राइट हुआ, 0x48। तो ये जो मैंने डंप लिया है 512 MB का, जिसमें हमारा सिक्योरिटी फाइल भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम सिक्योरिटी फाइल अलग से मतलब इसमें राइट ना करें तो भी चलेगी, सिक्योरिटी आ जाएगी, 1 GB में भी आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारे फाइल जो है ये शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर रीड बाय वेंडर में जाके देखेंगे तो भी हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है ना इस रीड बाय वेंडर में आके इसको हम यहाँ से भी इसका जो हमने सिक्योरिटी बैकअप ली है उसको राइट कर सकते हैं। तो राइट करने की ज़रूरत भी नहीं है और है भी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट बाय वेंडर में आके आपको ट्राई टू रीड टेबल फ्रॉम एमएमसी कर देना है, अगर आप जो इसका सिक्योरिटी राइट करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी कब राइट करना है, जब आप इसका जो है ना 512 MB से नीचे इसका डंप ले रहे हो तब करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी फाइल सिक्योरिटी का होता है, ठीक है। या फिर आप इसको अलग टैब में खोल के रख लो साइड में और देख देख के लगा लो इसमें, ठीक है, फाइल मतलब डाल दो। तो क्या होगा कि जब आप टूल पे क्लिक करोगे राइट करने के लिए तो ये जो फर्स्ट ऊपर वाला टैब है ना ये पीछे चला जाएगा, तो फिर से आपको डालना है, फिर से देखना है। तो अगर आपको ऑलरेडी पता होता है कि भाई ये सर्वर 1 सर्वर 2 ओप्पो कस्टम, फिर हमारा ये एनवीडिया एनवीरेम सब कुछ प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 ये जो सारा होती है ना, ये आपको पता है तब तो सही है, अगर पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2-3 फाइल तो राइट किया है, मतलब इसमें ओपन की है। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रॉब्लम करता है, बार बार पीछे चला आगे चला जाता है। तो मैं जो टूल है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि पिंक कलर होती है, मतलब हाईलाइट किया हुआ कि भाई ये है सिक्योरिटी फाइल, तो जल्दी से हम डाल सकते हैं। तो इस जगह पे देखिए सारे यहाँ पर आ चुका है पिंक कलर होके, ठीक है। ओप्पो सर्वर 1 सर्वर 2 ओप्पो कस्टम सारा कुछ आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि साइड में जो हमारा टैब खुला है उसमें देखूंगा और देख देख के यहाँ पर लोड कर लूँगा। देखिए मैंने सारा कुछ ले लिया है और आपको भी इस तरह अगर आप सिक्योरिटी रिपेयर कर रहे हो तो ध्यान से कर लेना है, राइट कर देना है फिर, और राइट करने से ये राइट होता रहेगा, ठीक है। देखिए ऑल डन हो चुका है। चलिए अभी एक बार चेक करते हैं कनेक्ट करके, मतलब ये चेक करने का मतलब है कि कोई दूसरा प्रॉब्लम तो खड़ा नहीं हो गया। तो देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुली सारे कुछ हो गई। तो मैंने फिर से इसका सिक्योरिटी जो है डाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, चलेगा। नहीं डालोगे तो भी चलेगा।
और साइड में आप देख भी सकते हैं राइट साइड में कि इसका जो है ना फाइल का साइज दिखेगी 8 MB 64 MB साइज दिखेगी। इसका मतलब है कि भाई ऑलरेडी इसमें फाइल है। ठीक है, ये साइज दिखाता है, इसका मतलब है। तो चलिए एमएमसी को लगा लेते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने डंप राइट किया है और हमारा जो सिक्योरिटी है उसको भी नहीं राइट कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ्लैश फाइल है उसको राइट नहीं किया। ठीक है, मतलब कि जो हमारा फर्मवेयर होती है, तो बिना फर्मवेयर से फ़ोन नहीं होगा। तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, अभी एमएमसी को लगाने के बाद यूएमटी से इसको फ्लैश कर दूंगा। तो देखिए यूएमटी ओप्पो सिलेक्ट कर लिया मैंने और ओप्पो A5s इसमें सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद अभी ये स्कटर फाइल मांग रहा है, तो स्कटर फाइल के सामने एक छोटा सा डाउन एरो देखने को शायद मिल रहा है या फिर आप जानते हो, उसमें आप वो FP फाइल भी लोड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आप फ्लैश कर सकते हो। जैसे आप गूगल क्रोम से जो उसका है फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे ना और इसे एक्सट्रैक्ट करोगे, उसमें आपको वो FP फाइल देखने को मिलेगी। तो ओ फाइल जो है दोस्तों, जो हमारा क्यूसीफायर टूल होता है यूएमटी का, उससे भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्कटर में बदल सकते हैं। और जो हमारा एमसीटी का जो आता है ओ एक्सट्रैक्टर टूल, उससे भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि इसको जो है ना स्कटर फाइल से फ्लैश करूँगा। तो दोस्तों ये जो मेथड है, अभी तो ये मेरे पास यूएमटी है, तो आपके पास हो सकता है यूएमटी नहीं हो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो देखिए एजीटेक प्लस बॉक्स अगर आपके पास है तो जाहिर सी बात है आपके पास यूएमटी टूल भी होगा, जो डंगल होता है वो भी होगा। अगर नहीं है तो खरीद लो भाई बहुत जल्द। ठीक है, तो आपके पास अगर यूएमटी नहीं है तो आप जो अनलॉक टूल है, कोई भी अनलॉक टूल है, उसमें अगर फ्लैश होता है तो उससे भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप फ्री टूल जो आता है एसपी फ्लैश टूल, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको चाहिए एसपी फ्लैश टूल और फिर आपको चाहिए इसका जो है ना बाईपास टूल। तो देखिए इस जगह पे हमारा यहाँ पर जो ओ एफ पी फाइल है, ओ एफ पी फाइल, तो इस फाइल को मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो इस जगह पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और क्यूसी फायर जो हमारा टूल है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो अभी देखिए इस जगह पे फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर इसमें आना है और जिस फोल्डर में आपका फाइल है लोकेशन पे है उसको ले लेना है ओ एफ पी फाइल, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और फिर हमारा आउटपुट जो लोकेशन है उसको आपको अलग से अलग लोकेशन देना होगा। ठीक है, एक अलग से न्यू फोल्डर बनाना होगा। तो मैंने तो यहाँ पर न्यू फोल्डर नहीं बनाया, देखिए यहाँ पर चेकिंग फर्मवेयर अननाउन पेज साइज बता रहा है, तो इसका रीज़न यही है कि हमने अलग फोल्डर नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पर ड्राइव जो है डी ड्राइव उसमें दे देता हूँ और देखता हूँ भाई उसमें होता है कि नहीं होता है। और उसमें नहीं होगा तो देखते हैं क्या करते हैं। मतलब उस टाइम पे मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि इसके लिए अलग से एक फ़ोल्डर बना के सेव कर लूँ। तो चलिए ये तो अभी भी फेल हो रहा है, मतलब अननोन पेज से ही बता रहा है, उसको क्लोज करते हैं। और फिर मैंने सोचा कि इसमें प्रॉब्लम है और एक मैंने डाउनलोड किया है टूल, उसको देखते हैं, उससे मैं करता हूँ एमसीटी जो हमारा एक्सट्रैक्टर टूल होता है। तो देखिए एमसीटी ओएफपी एक्सट्रैक्टर टूल इसको मैंने लिया और इसमें मैं ट्राई करूँगा और देखते हैं भाई होता है इसमें या नहीं होता है। तो ये फ्री टूल है दोस्तों। ओएफपी फाइल को आप एक्सएमएल में बदल सकते हो या फिर स्कटर फाइल में बदल सकते हो। तो इसमें भी देखिए मैंने डी ड्राइव दिया है, इसमें भी सेम एरर एक्सेस इज डिनाइड ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका न्यू फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर बना के इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने न्यू फोल्डर बना लिया है, डी ड्राइव ओप्पो A5s, इस फोल्डर में मैंने जाके न्यू फोल्डर बनाया है। ठीक है, तो न्यू फोल्डर में मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे करके सारे जो फाइल है वो बन रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको करना है इस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप एसपी फ्लैश टूल से अगर आप फ्लैश करना चाहोगे तो आपको तो यहाँ पर स्कटर फाइल चाहिए होगा। तो स्कटर फाइल चाहिए तो आपको एमसीटी ओएफपी एक्सट्रैक्टर इसको लेना है और लेके ओएफपी फाइल को स्कटर में बदल देना है। फिर एसपी फ्लैश टूल में जाओ, फ्लैश करो। ठीक है, तो ये तरीका आपके लिए था। हो सकता है आपके पास यूएमटी डंगल या फिर अनलॉक टूल फ्लैश टूल कुछ भी नहीं है, तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सट्रैक्टिंग। ठीक है, फिर मैं स्कटर फाइल को यहाँ से लोड कर लूँगा। तो देखिए ये स्कटर फाइल मैंने लोड कर लिया और इसमें सारे फाइल जो है ना आ चुका है। ठीक है, तो अभी देखिए ये फ्लैश भी होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको फ्लैश करते हैं और देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमारा हो चुका है फ्लैश कंप्लीट फिनिश्ड। और अभी हम इस फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। तो देखिए, पावर की ट्रिगर करने पे 0.057 इतना आके ये स्टॉक मार रहा है। तो मतलब कि ये फिर से जीरो हो जा रहा है जैसे हम पावर की को छोड़ रहे। तो इसका मतलब कि ये ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है। अगर ऑटो पोर्ट बनाएगा तो क्या दिक्कत। हमने तो एमएमसी को सही से लगाया भी है और सही से इसको हमने जो है प्रोग्राम भी किया है, ठीक है ना। तो एमएमसी चेंज प्रोसेस भी की है। तो अभी फिर से देख लेते हैं कि हमारा चार्जिंग एम्पियर कितना है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा हो सकता है कि कोई लाइन ट्रैक जो है वो मिसिंग हो, सीपीयू से प्रॉब्लम हो, या फिर एमएमसी में वोल्टेज ना मिल रहा हो, या फिर कुछ और दिक्कत हो सकता है। देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, चार्जिंग एम्पियर भी सेम पहले जैसा, इसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब सीपीयू से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और कुछ भी प्रोसेस नहीं चल रही है। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप ऑटो पोर्ट चेक करते हो ना, तो आप अक्सर ऐसे देखे हो या फिर आप जानते हो, जैसे ही हमने इसको मतलब पोर्ट चेक किया तो हमारा पीसी में ऑटो पोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो ऑटो पोर्ट बनाने के मकसद कि हमारा एमएमसी से दिक्कत है या फिर एमएमसी ड्राइव हो चुका है, तो हमने तो ये काम कर दिए, एमएमसी बेडल था रिपेयर कर दिए, एमएमसी रिवॉल्व करके अच्छे से भी लगाया और अच्छे से मदरबोर्ड को भी क्लीन किया, फिर भी ऑटो पोर्ट बना रहा है। इसका मतलब एमएमसी कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है अगर ऑटोपुट बनाता है तो। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है कि यहाँ पर हमारा सीपीयू की वर्जन मैच हुआ कि नहीं हुआ। हमारा जो सीपीयू है, जो सीपीयू पहले लगा हुआ था उसके साथ हमने जब आप रिप्लेस कर रहे वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। अगर ये मैच होगा ना तब ये दिक्कत नहीं आएगी, अगर मैच नहीं होगा तब दिक्कत आएगा। ऑटो पोर्ट बनाएगा ही बनाएगा। अगर आपने सही लगाया फिर भी ऑटो पोर्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में एमएमसी का वोल्टेज, एमएमसी की सारे प्रिंट का जीआर वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप रैम सेक्शन जो जितनी सारी लाइन होती है उसको स्किप कर सकते हो, ओनली एमएमसी में जो है ना एमएमसी को देख सकते हो। तो जैसे हमने इसको यूएसबी से फ्लैश किया है भाई, हमारा यहाँ पर यह मतलब बनता है कि यूएसबी से हमने फ्लैश किया, यूएसबी से फ्लैश हुआ, इसका मतलब क्या कि हमारा एमएमसी सीपीयू आपस में कनेक्टिविटी कंप्लीट बना रहा है, ठीक है। तो भाई अगर एमएमसी मतलब कनेक्टिविटी नहीं बनाता, एमएमसी में वोल्टेज प्रॉपर नहीं जाती, एमएमसी का कोई लाइन ट्रैक मिसिंग होता तो फ्लैशिंग एरर आती। तो इसमें फ्लैश कंप्लीट हो चुका है फिर भी ऑटो पोर्ट आ रहा है। तो हो सकता है आपके पास ऐसा फोन आए जो एमएमसी डिटेक्ट ना कर रहा हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको एमएमसी का वोल्टेज, फिर हमारा सीपीयू की जो वर्जन, उसको हो सकता है आपने सही सीपीयू लगाया, सही सीपीयू की वर्जन भी मिला के लगाया फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर भी आपको एक और सीपीयू चेंज करके देख लेना चाहिए, ठीक है ना। और सीपीयू की सारी जो यहाँ पर बॉल है उस पर कोई डस्ट वगैरह या फिर अगर आप मास्किंग की है तो उसको सही से क्लीन करके फिर लगाओ, ठीक। तो फिर भी अगर नहीं होता, एमएमसी का प्रिंट जो है ना वो इसका जो जीआर वैल्यू ले लो। किस लाइन का? एमएमसी का, ओनली एमएमसी का, रैम का नहीं। ये हमारा ईएमसीपी होता है, इसके साथ रैम और एमएमसी दोनों होती है, तो हमें एमएमसी का ही लेना है। अगर हमारा यूएसबी में डिटेक्ट नहीं हो रहा है, फ्लैशिंग कर रहे, रीड इन्फो कर रहे तो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उस टाइम पे ये काम करो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं वीडियो को पॉज करके फिर मैं दूसरे पार्ट में ये बनाया वीडियो। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इस कंडीशन को बहुत बार देखा, बहुत बार चेक किया कि भाई फिर भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों? तो ये सीपीयू जो है अभी हमारा नहीं मिल रहा है, मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ना स्क्रैच किया हुआ सीपीयू लेफ्ट साइड पे, तो उसमें आप देखो इसका वर्जन है 1928 AMHH, रिप्लेस किए राइट साइड में 2209 AMAH। और हमारे यहाँ पर पहले वाला जो सीपीयू ओरिजिनल सीपीयू जो है CB है और हमने जो रिप्लेस की है WB है, आप देख पा रहे हैं। तो सेम CB का लगाना है और सेम AMHH का लगाना है, इन दोनों को ध्यान पे रख के लगा लो। क्योंकि मैंने ना CB को भी किसी और एक फ़ोन में लगा के देखा, CB सेम वर्जन मिला के, फिर भी वो फ़ोन ऑटोपोर्ट बना रहा था। दूसरा फ़ोन था वो, ठीक है, वीवो का फ़ोन था, उसमें ऐसा हुआ था। तो मैंने फिर से क्या किया कि AMH मतलब कि उसमें जो वर्जन था ना, वर्जन के आगे जो लेटर में था उसको मिला के सेम सेम लगाया तो फ़ोन हमारा ओके हो गया। तो देखिए ये मैंने CPU दोनों को निकाले, मतलब एक तो शॉर्ट था और दूसरों को जैसे मैंने लगाया था उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है।
निकालने के बाद मेरे पास अभी देखिए यहाँ पर स्क्रैप मदरबोर्ड एक है जिसमें सीपीयू लगा हुआ था। उस सीपीयू को मैंने निकाल के डायरेक्ट जो हमारा मदरबोर्ड है फ़ोन का उसमें लगाया, जिसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ उसको इसमें लगाया। तो उसका मदरबोर्ड में लगा के फिर हमारा फ़ोन चालू हो गया, फ़ोन बन गया। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सीपीयू हमारा किस वर्जन का था, ठीक है, जो हमारा स्क्रैप मदरबोर्ड से निकाल के मैंने लगाया। तो देखिए दोस्तों, ये है AMHH और CB लिखा है। अब बाकी पहले का जो हमारा नंबर है 1837, इसको मैं तो ध्यान नहीं देता, लेकिन AMHH और CB इन दोनों को देख के ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस सीपीयू को लगाया तो फ़ोन हमारा चालू हो गया। और पहले जो हमने मतलब इस फ़ोन में जो सीपीयू लगा हुआ था आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड। तो चलिए मैं आपको फ़ोन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें IMI के साथ ये फ़ोन रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ोन जो है हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है और इसमें देखिए मैं IMI को चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IMI हमारा आ चुका है, मतलब IMI के साथ ये फ़ोन मैंने रिपेयर किया और क्या क्या स्टेप फॉलो किया और किस किस चीज़ को ध्यान पे रखा, ये चीज़ आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो मिलेंगे और एक दमदार वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।